नमस्कार दोस्तों, अब तक आप ये जान तो चुके ही होंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से विपक्षी दलों के मोर्चे की तरफ से देश के 14 न्यूज एंकर्स के शोज का बहिष्कार किया गया है। ये ऐलान कर दिया गया है कि उनके कार्यक्रमों में, उनकी बहसों में, उनके इवेंट में विपक्षी दलों के मोर्चे का कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बहिष्कार के शिकार हुए ये चेहरे जो अलग अलग चैनलों में काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की चालीसा करने के लिए कुख्यात और विख्यात हैं, जो हर रोज सवालों की जद में सिर्फ विपक्ष को रखते हैं, जिनके निशाने पर विपक्षी दलों के नेता होते हैं और जिनका एजेंडा बीजेपी के लिए मुफीद हो, वही इनकी पत्रकारिता है, और जो हर रोज हिंदू मुसलमान और नफरत वाली पत्रकारिता करके देश में विभाजन की दीवार खड़ी करते हैं, और जो अब लगातार छाती पीट रहे हैं कि पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। तभी क्या आपको पता है कि कोई शख्स ऐसा भी है जो लगातार उस सत्ता से सवाल पूछ रहा है कई सालों से, जिस सत्ता के सामने ये चेहरे नतमस्तक हैं, लेकिन उसी सत्ता के नुमाइंदों ने यह तय किया है अघोषित तौर पर कि इनके कार्यक्रमों में कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। यह अघोषित बॉयकॉट है, अघोषित बहिष्कार है, यहां घोषित बहिष्कार है। ये वो लोग हैं जो मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हैं, मोदी के सामने चापलूसी का गलीचा बिछाते हैं और विपक्ष के लिए हमेशा खाई खोदने के फिराक में होते हैं। और ये वो शख्स है जो लगातार मोदी की सत्ता से सवाल पूछता है, वो सवाल जो पूछने की हिम्मत इनमें से किसी के पास नहीं है। लेकिन आज बीजेपी लगातार, बीजेपी के नुमाइंदे, बीजेपी की आईटी सेल के लोग सवाल उठा रहे हैं, इनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। तो आज वो हकीकत बताने वाला हूं जो शायद आप में से कोई नहीं जानता। इसलिए हम बात आज कर रहे हैं संदीप चौधरी की। चेहरे से आप सब लोग संदीप चौधरी को जानते हैं। नीचे मैंने स्क्रीन पर लिखा है, बीजेपी ने क्यों किया संदीप चौधरी के शो का बहिष्कार। संदीप लिखा, मतलब आप समझ सकते हैं। चौधरी तो यहां भी एक है, सुधीर चौधरी, चौधरी यहां भी है संदीप। मैंने इसलिए यहां लिखा बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, क्योंकि इनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। किसी को पता नहीं है, यह शायद आज आपके पास पहली बार यह सूचना पहुंचेगी और पहली बार आपको पता चलेगा, और आपको हम बताते हैं कि बहिष्कार की वजह है क्या है और क्यों बीजेपी ने तय किया कि इनके डिबेट के शो में हमारा प्रतिनिधि नहीं जाएगा। और अगर इनके शो में बीजेपी ने तय किया कि प्रतिनिधि नहीं जाएगा और बहिष्कार किया, तो फिर इनमें से क्या किसी को कहने का हक है कि यह पत्रकारिता पर हमला है? और क्या उस पार्टी को कहने का हक है कि इनके कार्यक्रमों का अगर बहिष्कार हुआ है तो यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? तो जरा सोचिए, अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में, इनकी पत्रकारिता के सवालों के दायरे में सिर्फ विपक्ष है, सत्ता कतई नहीं। और ये संदीप चौधरी जिनके सवालों के दायरे में विपक्ष भी है, लेकिन सबसे अधिक सत्ता, मोदी की सत्ता, जो 9.25 साल से देश के शीर्ष पर काबिज है, और मोदी के लिए सवालों की लंबी लिस्ट है, जिनमें से एक भी सवाल इनमें से किसी ने बीते 9 सालों में नहीं पूछा है। तो संदीप चौधरी के कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान भले बीजेपी ने न किया हो, लेकिन बीजेपी ने तय कर दिया है कि संदीप चौधरी के किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी का कोई नेता या प्रवक्ता नहीं जाएगा। संदीप चौधरी को आप जानते होंगे, न्यूज 24 पर एंकर के तौर पर शानदार कार्यक्रम करते रहे कई सालों तक, 8 या 9 सालों तक। लेकिन जुलाई में उन्होंने ज्वाइन किया एबीपी न्यूज, और 31 जुलाई को पहला दिन उनका शो, पहला एपिसोड प्रसारित हुआ। शो का नाम है सीधा सवाल। लेकिन संदीप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आर्थिक मामलों पर, आंकड़ों से जुड़े विषय पर, खेती किसानी पर, एमएसपी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर लगातार संदीप चौधरी शोज करते रहे हैं। और उनके शो में बीजेपी के नेताओं, प्रवक्ताओं की कई बार फजीहत हुई है और वीडियो वायरल होते रहे। कुछ वीडियो मैं आगे दिखाने वाला हूं। और बीजेपी के नेताओं को संदीप चौधरी के शो में जाने से पहले थोड़ी रिसर्च और पढ़ाई करके जानी पड़ती थी, क्योंकि संदीप चौधरी पढ़े लिखे बैकग्राउंड के हैं, आर्थिक मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं और खांटी पत्रकार हैं, जिनसे बचकर, जिनके सामने लफाजी कर 3 अगस्त का शो है। 24 में सिर्फ राम नाम से नहीं बनेगा काम। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों संदीप चौधरी से समस्या बीजेपी को हुई और क्यों संदीप चौधरी के शो में जाने से बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को भेजने से इनकार किया। 24 में सिर्फ राम नाम से नहीं बनेगा काम। उसके बाद एक दूसरा शो है 2024 की लड़ाई गरीबी पर आई,
उसके बाद 9 अगस्त का एक शो है, ये 1 अगस्त का है। उसके बाद 9 अगस्त का शो है तेरी हिंसा मेरी हिंसा में फंसी शांति। फिर उसके बाद 4 अगस्त का शो है भ्रष्टाचार पर वार बहाना ईडी सीबीआई टूल पुराना। ये तो दुनिया जान रही है कि कैसे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर रहा है, खासतौर से विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए या विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए। तो संदीप ऐसे शोज एबीपी न्यूज पर लगातार करते रहे और उनके हर कार्यक्रम में जो बीजेपी के नेता पहुंचते थे उनकी फजीहत होती दिखती थी, ऐसे वीडियो वायरल होते। लेकिन वो तारीख कौन सी थी, वो दिन कौन सा था जिस दिन बीजेपी को सबसे अधिक मिर्ची लगी और जिस दिन बीजेपी ने तय किया कि ना, अब संदीप चौधरी के शो में किसी प्रवक्ता को नहीं भेजना है। वो तारीख अहम है, वो तारीख थी 15 अगस्त। क्यों? उसके पहले का 2 शो और ये तारीख 14 अगस्त की, माफ करें 14 अगस्त की तारीख है जो संदीप के शो का थंबनेल है। ये सब मैंने इनके यूट्यूब चैनल से, एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से हमारे सहयोगियों ने निकाला है। 14 अगस्त को शो था इनका, महंगाई गरीबी बेरोजगारी सरकार कब दिलाओगे आज़ादी। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसा सवाल कौन पूछता है मोदी की तस्वीर लगाकर? हम लोग बार बार यही तो कहते हैं, है हिम्मत तो मोदी की तस्वीर लगाओ और सवाल पूछो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि देश से बड़े बड़े वादे, अच्छे दिन के वादे, महंगाई बेरोजगारी दूर करने के वादे मोदी ने किए थे। एकमात्र एंकर ये सवाल पूछ रहा था और ये काम कर रहा था और कर रहा है। नतीजा क्या हुआ मैंने बताया। तो ये मोदी जी की तस्वीर है। फिर सरकार चुनेगी चुनाव आयुक्त, निष्पक्षता हो जाएगी लुप्त। उस विषय पर डिबेट जिसको लेकर सवाल उठा। इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियों को लेकर जो सीजेआई ने कहा था 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला किया था। सीजेआई ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला था जिसमें एक सीजेआई होते, जिसे बदलने के लिए सरकार ने अपनी प्रक्रिया संसद के रास्ते उसको बदलने का प्रावधान किया। तो उस पर एक शो है संदीप चौधरी का। लेकिन बवाल शुरू हुआ, नीचे की जो तस्वीर देख रहे हैं, जो उनके थंबनेल की तस्वीर है, यहीं से, जो मैंने कहा 15 अगस्त को। और मिर्ची जो सबसे अधिक लगी 15 अगस्त के इस 2 शो से, जो हमें जानकारी है, जब संदीप 15 अगस्त को, चूंकि आज़ादी की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से संबोधन था, हर चैनल में स्पेशल शोज होते हैं उस दिन। एबीपी न्यूज़ ने भी खास शो किए जिसके एंकर कई शो के संदीप चौधरी थे। और एक शो उन्होंने, या एक इंटरव्यू कहें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ किया और एक इंटरव्यू उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ किया और दोनों लाइव था। कहा यह जा रहा है, जो मेरी जानकारी है, कि इस दोनों इंटरव्यू में संदीप चौधरी ने कुछ तीखे सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिन सवालों की आदत ऐसे मंत्रियों की नहीं है, चाहे निर्मला सीतारमण हो चाहे अनुराग ठाकुर, क्योंकि सब जगह फ्रेंडली होता है। वो सुधीर चौधरी कह रहे हैं ना कि विपक्ष हमसे फ्रेंडली सवाल की उम्मीद करता है, तो दरअसल सत्ता पक्ष के मंत्रियों से जो एंकर्स हैं ज्यादातर फ्रेंडली सवाल पूछते हैं, फ्रेंडली इंटरव्यू करते हैं। तो इस तरह के सवाल, तीखे सवालों की आदत नहीं है। और संदीप चौधरी की आदत है आंकड़ों के साथ वादों की याद दिलाते हुए ऐसे सवाल पूछना। तो हुआ क्या, यूट्यूब से ये वीडियो का एक हिस्सा हमने निकाला, 15 अगस्त का है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, संदीप चौधरी ने क्या पूछा, इस हिस्से को जरा सुनिए। पर एमएसपी पर खरीदी ना होना अभी भी बड़ी समस्या है। आप ही के राज्य से आने वाले वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी के शांता कुमार, कमेटी रिपोर्ट 2015 में कहती है 6% ही खरीदी होती है एमएसपी पर। क्या अनुराग ठाकुर आप प्रभावी बनाने के लिए तो चले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को, इसको कभी अमली जामा भी पहनाया जाएगा? मुझे लगता है अगर आप जैसे पत्रकार भी ऐसी बात कहेंगे और जिन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने होता देखा कि जो लोग ये कहते थे 2 साल पहले कि एमएसपी बंद हो जाएगी, ये आप सबके सामने हुआ है। आप लोग टीवी कैमरा के सामने बैठते थे पूरा दिन डिबेट करके। क्या कि उस दिन अनुराग ठाकुर या निर्मला सीतारमण के लिए ऐसे सवाल रंग में भंग की तरह थे, क्योंकि 15 अगस्त को होता है, केंद्रीय मंत्री अलग अलग चैनलों पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार की योजनाओं को लच्छेदार ढंग से बताते हैं और अपेक्षा नहीं करते एमएसपी, किसान, वादे और इन पर कोई सवाल हो। तो जो मेरी जानकारी है कि ऐसे सवालों से अनुराग ठाकुर उस दिन असहज हुए और ऐसे ही निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो भी असहज हुई। और उसके बाद उसी दिन, जो हमारा ये पहले स्क्रीन पर आपने देखा होगा, उसी दिन बीजेपी ने यह संदेश दे दिया या फैसला कर लिया कि इनके किसी भी कार्यक्रम में, संदीप चौधरी के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता
या नुमाइंदा नहीं होगा। आगे कुछ और संदीप चौधरी कैसे असहज बीजेपी को करते रहे, और उसके बाद जिन लोगों ने, बीजेपी के जिस नेता ने, मीडिया सेल के प्रभारी ने यह तय किया कि संदीप चौधरी के शो में कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं जाएगा, वही मीडिया सेल के वही प्रभारी, वही नेता कल बयान जारी कर रहे हैं कि विपक्ष ने 14 एंकर्स के बहिष्कार करके पत्रकारिता पर हमला किया है, या पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है, या विपक्ष सवालों से डरता है। सवाल से कौन डरता है? सत्ता में बैठे लोग एक एंकर से इतना डरते हैं कि उन्होंने तय कर दिया कि उसके शो में नहीं भेजेंगे। अब संदीप चौधरी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, और मैं तो मुरीद हूं संदीप चौधरी जिस ढंग से आंकड़ों के साथ सवाल पूछते हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के जो चंद पढ़े लिखे जानकार ज्ञानी प्रवक्ता है उसमें से सुधांशु त्रिवेदी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को भी संदीप चौधरी के सामने कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता रहा है, क्योंकि संदीप चौधरी आंकड़ों के बड़े पक्के हैं। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। ये तो चलिए बहुत सारे लोग जो वायरल कर रहे हैं उसका हिस्सा है, लेकिन अब इस तरह के सवालों की आदत बीजेपी के नेताओं को नहीं है कि ऐसे कोई सवाल पूछे, इसलिए कहा गया कि ऐसे सवालों से बीजेपी असहज हुई। इस तरह का एक और वीडियो है, प्रति व्यक्ति आय में हमारा नंबर कौन सा 142वां है ना? सर, हमारे प्रति व्यक्ति आय में हम डबल हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज, हम 85,000 से 1,70,000 पहुंचते हैं, तो हम डबल हुए हैं। किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। देखिए, किसान के लिए हर तरह के सवाल सरकार नहीं सुनना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि उनके नेताओं से, प्रवक्ताओं से कोई आंकड़ा लेकर बैठे, और जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने वादे किए, या 14 के चुनाव के बाद किए, या 17 में किए, या 19 में किए, या 19 के बाद किए, उन वायदों की लिस्ट लेकर रोज उनको आईना दिखाए, सरकार नहीं चाहती। और ये काम संदीप चौधरी बखूबी बीते 9 सालों से कर रहे हैं। एबीपी न्यूज में आने के बाद भी कर रहे थे, और न्यूज 24 में कर रहे थे। ये न्यूज 24 के कुछ स्क्रीनशॉट है, और 50 बार संदीप चौधरी के वीडियो वायरल होते हैं। और ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 14 एंकर्स जो सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछते हैं, वो आज कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे थे, इसलिए विपक्ष ने उनका बहिष्कार किया। दरअसल उन्होंने कोई सवाल पूछा ही नहीं मोदी से, सवाल तो पूछा संदीप चौधरी ने। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी जैसे उसी तरह के उनके डिबेट के थंबनेल हैं। एमएसपी की गारंटी में दिक्कत क्या है, उसी तरह से पीएम मोदी के 9 साल में देश हुआ खुशहाल, भारतीय राजनीति का विदेशी कनेक्शन, किसके कितने अडानी, अर्थव्यवस्था की हानि, पहलवानों की मन की बात कौन सुनेगा। इस तरह के शोज अगर संदीप चौधरी कर रहे थे तो बीजेपी को दिक्कत हो रही थी। अब मैं कुछ वीडियो, वो पुराने न्यूज 24 के वीडियो जो समय समय पर वायरल होते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि सरकार से सवाल कैसे पूछा जाता है, सत्ता से सवाल कैसे पूछा जाता है, और पत्रकारिता का मतलब क्या होता है। अब जैसे ये वीडियो 2015 में, मुझे रखिए स्क्रीन पर, 2015 में जो शांता कुमार कह रहे थे कि 6% खरीदी ही होती है एमएसपी पर, क्या वो बात और जग जाहिर नहीं हो रही? आपने कहा 40 से 43% एमएसपी 7 सालों में बढ़ा है। अभी खरीफ के ही 13 फसलों के लिए एमएसपी में इजाफा हुआ, उसमें इजाफा कितना हुआ? 1.08% मक्का में, मैक्सिमम एक दाल में 6.59%, कुल मिलाकर 3% का इजाफा। जबकि महंगाई दर, और आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, महंगाई दर चल रही है 6.5% की, तो किसानों को कितना अच्छा दाम मिल गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना संजू। एवरेज इन्फ्लेशन कितना पिछले 7 सालों का? एवरेज इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, अभी का इन्फ्लेशन की बात हो रही है, खरीफ सीजन के दाम बढ़े हैं 4.5 से 5%, और फूड इन्फ्लेशन, और 3% आपने एमएसपी बढ़ाई, आपका आंकड़ा मान लेता हूँ, 2%, और उस पर बल्ले बल्ले हो गया किसान। बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, बताओ। नहीं, मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्या करेंगे उनका? चुके हैं, आपको आंकड़े समझ नहीं आते। अच्छा, ना मुझे बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने, बीजेपी की प्रवक्ता ने कह दिया आपकी प्रॉब्लम है कि आप मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं, आपको आंकड़े समझ में नहीं आते।
संदीप चौधरी आंकड़ों के मास्टर हैं, आंकड़े लेकर बैठते हैं और बहुत सारे आंकड़े उनके दिमाग में होते हैं क्योंकि वो अर्थव्यवस्था और आर्थिक मामले नहीं, मैंने तो कार्यक्रम किया। मैं तो सोच रहा हूं कि क्या दिल्ली पुलिस मुझे भी गिरफ्तार करेगी। मैंने कार्यक्रम किया था कि ये वैक्सीन 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन निर्यात क्यों की गई, जबकि देश। तो ऐसे सवाल संदीप चौधरी लगातार पूछते रहे और यही पत्रकारिता होती है और यही पत्रकारिता होनी चाहिए। लेकिन वो चेहरे, वो लोग जिनका बहिष्कार किया गया, उनमें से किसी ने मोदी से, योगी से, शाह से कोई सवाल 9.25 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी सवाल नहीं। अब ये साहब है अमन चोपड़ा, नौटंकी लेकर कल आ गए बहिष्कार के फैसले के बाद, मुंह पर ऐसे लगाकर, और उसके बाद ये सब लोग कह रहे हैं मैं तो सवाल पूछ रहा था, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा, आखिरी दम तक सवाल पूछता रहूंगा। अरे भैया, किससे सवाल पूछ रहे थे और किससे पूछते रहोगे? अरे मोदी जी से पूछने की हिम्मत है या मोदी जी के सामने ऐसे करके दंडवत करना तुम्हारी फितरत है? एक सवाल पूछा हो मोदी जी से तो बता दो, एक सवाल अमित शाह से पूछा हो तो बता दो। ये नौटंकी करके यहां जो बता रहे हो कि सवाल पूछ रहे थे, तुम्हारे सवालों की लिस्ट में एक भी सवाल मोदी के लिए नहीं है, एक भी सवाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लिए नहीं है जो 9.25 साल से सत्ता में, एक भी सवाल उनके लिए नहीं है जिन्होंने वायदों का आसमान दिखाया, जिन्होंने वायदों की मीनार खड़ी की, और उनके वायदों में से 20 ऐसे वायदे मैं गिना दूं अभी जो पूरे नहीं हुए। कोई सवाल नहीं। नौटंकी यहां पे कि ये सवाल भाई साहब बहुत पूछ रहे थे, इतने तीखे सवाल कि बीजेपी, माफ करें, विपक्ष के नेता बौखला के इनके सवालों। ये नौटंकी सम्राट, ये सत्ता के चाटुकार सारे, ये चाटुकार कल से इसको पत्रकारिता पर हमला बताते हुए यही सब कहानियां गढ़ रहे हैं और अपने को सवालों का चैंपियन बता रहे हैं। लेकिन दर्शक के नाते आप सोचिएगा कि इनमें से कौन कौन विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। और इसलिए कल पूरी बीजेपी ने कवर फायर दे रही थी। मैंने कहा जैसे हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पक्ष लिया। भाई विपक्ष ने बहिष्कार किया तो पक्ष में तो सत्ता पक्ष है ही। अनिल बलूनी साहब बहुत खास आदमी हैं, मीडिया सेल के प्रभारी हैं, राज्यसभा सदस्य भी होंगे। इन्होंने भी कल ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया कि पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने के लिए ये निर्णय लिया गया घोर निंदनीय है और दमनकारी और तानाशाही सोच को प्रदर्शित करती है, और इसलिए बीजेपी ने के हिसाब से अलायंस के निकृष्ट मानसिकता की घनघोर बीजेपी निंदा करती है। और बीजेपी की तरफ से एक बयान भी आ गया, अनिल बलूनी साहब ने कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा तानाशाही मानसिकता के कारण यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। और उसी यूपी में मिड डे मील की रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार एफआईआर का शिकार होता है, जो पर्चा लीक करने का खुलासा करता है, बलिया का पत्रकार, वो 3 जेल चले जाते 1 महीने तक। संभल में कोई पत्रकार किसी मंत्री से सवाल पूछता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो पत्रकारों के संस्थान हैं, मालिकों के संस्थान, वो भी लगातार जाहिर है वो बात करेंगे। और बीजेपी की वही प्रेस विज्ञप्ति है जिसका जिक्र किया अनिल बलूनी साहब के हवाले से, जिसमें कहा गया अराजकतावादी और इमरजेंसी वाली सोच के तहत ये गला घोंटा गया। संदीप चौधरी के कार्यक्रम में प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को नहीं भेजने का फैसला, जो अघोषित बहिष्कार है, उसका जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि बीजेपी किस बात से डरती है ऐसे एंकर के शो में जाने से? बीजेपी के नेता किस बात को लेकर परहेज कर रहे हैं संदीप चौधरी के शो में जाने से? क्योंकि वो संदीप चौधरी लूज बॉल नहीं फेंकता है, क्योंकि फ्रेंडली सवाल नहीं करता है, क्योंकि आपको बच निकलने के रास्ते बताता हुआ और विपक्ष उसे निशाने पर नहीं रखता है। इसलिए संदीप चौधरी तो आपके लिए बहिष्कार का मुद्दा है, टारगेट है। लेकिन यहां आप अराजकतावादी और बयान के साथ आ गए। वही बीजेपी का एक कल वायरल हो रहा था, जब बीजेपी ने 2014 में मार्च में एनडीटीवी का बहिष्कार किया था। अमित मालवीय आईटी सेल के मुखिया और बीजेपी का ट्वीट कल देर शाम वायरल होने लगा, चूंकि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। और बीजेपी का क्या इतिहास है जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी करण थापर को 2007 के चुनाव के वक्त इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब, तीसरे चौथे सवाल पर पानी पीते हुए कैमरा बंद कराया था और उन्होंने कहा दोस्ती बनी रहे, वो आज भी वायरल होता है। और उसके बाद करण थापर से कभी मिले नहीं, करण थापर को कभी इंटरव्यू दिया नहीं, यहां तक कि करण थापर इंडिया टुडे पर अंग्रेजी में कोई शो करते थे, शायद अगर मुझे नाम है डेविल्स एडवोकेट। और 2014 में जब मोदी पीएम बन गए
उसके कुछ महीनों बाद तक ऐसी स्थिति हो गई कि उनके शो में बीजेपी के नेताओं ने मोदी के डर से जाना बंद कर दिया, क्योंकि मोदी की बैड बुक में थे, और उसके बाद वो करण थापर का शो बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी कहानी भी कल बताऊंगा आपको। लेकिन वो बीजेपी का जिक्र कि 2014 में जब बीजेपी ने एनडीटीवी का बहिष्कार किया, और एनडीटीवी के वो मशहूर चेहरे रवीश, उसके शो का बहिष्कार भी बीजेपी नेताओं ने अघोषित, लिख कर नहीं, प्रेस रिलीज नहीं थी, लेकिन 2016 के आखिर में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जाना बंद कर दिया। बीजेपी ने तयशुदा ढंग से रवीश के शो में अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि रवीश कुमार बाकी एंकर्स की तरह लारा लप्पा सरकार के लिए नहीं कर रहे थे, बाकी एंकर्स के लिए सत्ता की तरह सत्ता की चापलूसी नहीं कर रहे थे, मोदी का महिमा मंडन नहीं कर रहे थे। वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, युवाओं के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर लगातार बीजेपी के नेताओं को घेर रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार आ चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि रवीश के शो में बीजेपी प्रवक्ताओं को न जाने का निर्देश दिया गया, और ये सब ऊपर से होता है। ये जो 2014 में खबर मैं देख रहा था, थोड़ा डिटेल मैंने पढ़ा इंडियन पोस्ट पर, स्क्रोल पर भी, तो कि सुषमा स्वराज के बारे में एक खबर छपी थी उस समय, वो भी ऑनलाइन पर, एनडीटीवी की वेबसाइट पर, कि इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी, और उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री की दावेदारी का ऐलान हो चुका था। और तभी खबर आई सुषमा स्वराज के हवाले से, एनडीटीवी ने खबर छापी कि अंदर जो बैठक हो रही थी उसमें सुषमा स्वराज ने नाराजगी जताई कि अगर मोदी की लहर देश में चल रही है, उनके लिए सेफ सीट बनारस क्यों खोजी जा रही है, क्योंकि बनारस से तब सांसद मुरली मनोहर जोशी थे, उन्हें क्यों शिफ्ट किया जाएगा या उनका टिकट क्यों काटा जाएगा, ऐसी कोई खबर छपी। उसमें एक गलती ये हुई कि वो खबर जहां से भी सोर्स के हवाले से आई, खबर लिखने वाले ने वेबसाइट पर सुषमा स्वराज के ट्वीट का जिक्र कर दिया। बीजेपी ने हाय तौबा मचाया, बवाल हुआ, और उसके बाद बरखा दत्त जो उसमें सीनियर एडिटर थी, उन्होंने माफ़ी मांगी, खबर एडिट हुई, ये कहा गया कि गलती हुई, अनवेरीफाइड कोई ट्विटर हैंडल के हवाले से खबर चली गई। हालांकि खबर सही थी, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि हम एनडीटीवी का बहिष्कार करेंगे, और बीजेपी ने एनडीटीवी का बहिष्कार किया उस एक खबर पर। अगर एक खबर पर जिसमें कोई गलती हुई और जिसकी गलती को तुरंत करेक्ट किया गया, जो ऑन एयर नहीं गई, यही एनडीटीवी के एडिटर्स ने कहा कि कोई ऑन एयर नहीं गई, ऑनलाइन पर खबर गई, तुरंत हमने करेक्ट कर लिया, लेकिन एनडीटीवी का बहिष्कार हुआ क्योंकि एनडीटीवी बीजेपी के नेताओं को, मोदी को खासतौर से पसंद नहीं था। एक खबर स्क्रॉल पर मुझे यह भी दिखी कि उसी समय न्यूज लॉन्ड्री कोई फेसबुक लाइव इंटरव्यू की प्लानिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन एनडीटीवी के साथ उनका कोई टाई अप था, और उसके बाद वो फेसबुक लाइव एनडीटीवी पर भी जाना था। मोदी को जब पता चला, उन्होंने इंटरव्यू रोक दिया या इंटरव्यू नहीं दिया, ऐसी कोई खबर भी। तो इस तरह की तो फितरत बीजेपी की है कि बीजेपी के नेता लिस्ट बनाकर चलते हैं कि कौन सरकार के खिलाफ थोड़ा भी हो उससे दूरी बनाते हैं, उसको इंटरव्यू नहीं देते हैं। और ये अनिल बलूनी साहब जिन्होंने कल ये बयान दिया है, अनिल बलूनी ही मीडिया सेल के प्रभारी हैं, उन्हीं की टीम में जो लोग हैं, उन्हीं से अलग अलग चैनलों के गेस्ट रिलेशन के लोग फोन करते हैं कि आज हमारा डिबेट है, ये सब्जेक्ट है, और आप हमारे इस इतने बजे के शो में गेस्ट दीजिए, और उसके बाद गेस्ट अलॉट होता है। यही तरीका है इस तरह के डिबेट का। लेकिन अनिल बलूनी की टीम ने कन्वे कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया है एबीपी न्यूज के जो भी गेस्ट रिलेशन में लोग हैं कि संदीप चौधरी के 7 बजे के शो में हम किसी प्रवक्ता को नहीं भेज सकते। तो आप जरा सोचिए, असली एंकर तो ये है, पत्रकारिता तो संदीप चौधरी कर रहा है, सत्ता से सवाल पूछना अगर पत्रकारिता का बुनियादी उसूल है तो संदीप चौधरी निभा रहे हैं, और एकदम तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ, और जरूरी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, खेती, किसानी, जो भी जमीन, घर, मकान, युवा, महंगाई, सब। लेकिन उनके शो का बहिष्कार है अघोषित। 15 अगस्त के बाद से आज 15 सितंबर है, 1 महीने हो गए। संदीप चौधरी के कार्यक्रम सीधा सवाल में जो हर रोज 7 बजे प्रसारित होता है, बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं जाता, और ये सब छाती पीट रहे हैं कि ये सत्ता से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए, माफ करें, विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए विपक्षी दलों ने इनका बहिष्कार किया। सत्ता से कोई सवाल जो पूछा नहीं, वो खुद को कह रहा है कि हम सवाल पूछ रहे थे, और हम विपक्ष हमसे अपेक्षा रख रहा था कि हम फ्रेंडली और मुश्किल सवाल ना पूछें, फ्रेंडली सवाल पूछें। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, हिसाब किताब आप खुद बैठाइए कि ये पत्रकारिता कर रहे थे या कर रहे हैं जो इधर दिखते हैं, या ये शख्स पत्रकारिता कर रहा था और है। फैसला आपको करना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।
मुमकिन हो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करें। नमस्कार।